नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। लंबे समय के बाद दरबार में रौनक लौटी थी। हस्तिनापुर में सत्ता बदल गई थी। उत्साह और उल्लास के आलम में जनता जहां तहां पेशाब कर रही थी। पूरे शहर को मूत्रालय बना देने के संकल्प के साथ बदली हुई सत्ता का मिजाज शानदार दिख रहा था। इसी बदले हुए मिजाज में दरबार आयोजित हुआ। धृतराष्ट्र को बड़ी बेसब्री थी बदले हुए हालात का जायजा लेने की। सो अल सुबह ही वो मैं दरबारी सभा में जम गए थे और संजय भी खबरों की पोटली लेकर हाजिर थे। धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर की बदली हुई फिजाओं की हल्की फुल्की जानकारी थी। छोटे नवाब का पत्ता कट चुका था। एक लंबे अरसे बाद डंकापति को चैन मिला था। पूरे आर्यावर्त पर झंडा लहराने के बावजूद हस्तिनापुर की गद्दी उनकी आंखों की किरकिरी बनी हुई थी। लोकप्रियता के चरम पर होते हुए भी डंकापति के अश्वमेध का घोड़ा हस्तिनापुर में आकर अटक जाता था। यह काम अब जाकर पूरा हुआ। डंकापति का उत्तर आर्यावर्त विजय अभियान पूरा हुआ। धृतराष्ट्र की दिलचस्पी डंकापति के नए सूबेदार में थी। उन्होंने संजय से पूछा, डंकापति ने हस्तिनापुर की कमान किसको दी है? संजय ने कहा, डंकापति की पुरानी सूबेदारनी है। उनकी प्रतिभा का पुख्ता आकलन करने के बाद ही डंकापति ने उन्हें हस्तिनापुर सौंपा है। धृतराष्ट्र ने पूछा, कौन सी प्रतिभा? संजय ने पलट कर कहा, हस्तिनापुर की सूबेदारनी रणचंडी देवी हैं। गाली गलौज में पूरी तरह से सिद्धहस्त। ऐसे मौके भी आए हैं जब उन्होंने समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया को कॉमेडी में मीलों पीछे छोड़ दिया। ये कहकर संजय ने अपने मालखाने से कुछ पुराने असलहे और बारूद धृतराष्ट्र के सामने रख दिए। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है जो तू यहाँ मुख्यमंत्री बनकर बकवास कर रहा है। दिल्ली जनता की है और जनता ही तुझे तेरी माँ की कोख में वापस भिजवाएगी। #कमीना कहीं का। जिसके दादा कब्र में वो हिंदू कैसे? प्लीज आंसर्स @राहुल गांधी। केजरीवाल अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाता। उन्होंने अपनी माँ से घटना का वीडियो मांगा था जिसे वो नहीं दे सकी। यह सुनकर धृतराष्ट्र को अपने कानों में पिघला लावा बहता सा महसूस हुआ। अंदर ही अंदर उन्हें तसल्ली हुई कि डंकापति ने चयन का पैमाना एकदम दुरुस्त रखा है। योग्यता ही असली आधार होना चाहिए। रणचंडी देवी की नियुक्ति एकदम सही है। धृतराष्ट्र इस गुंताड़े से निकलने की गरज से बोले, संजय डंकापति की सुनाओ। आजकल उनकी खबरें कम ही आती हैं। चेले चपाटे ही खबरों में छाए रहते हैं। संजय खुद भी डंकापति के बारे में बताने को बेचैन थे। उन्होंने कहा, महाराज क्या बताएं, फजीहत हो रखी है डंकापति की। एक तरफ शागिर्द उनकी फजीहत किए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके तथाकथित दोस्त। कहने को दोस्त, लेकिन ऐसे दोस्त से दुश्मन भले। संजय के एकालाप से धृतराष्ट्र को चिंता हुई। उन्होंने चट पूछ लिया, कौन से दोस्त की बात कर रहे हो? तब संजय ने डंकापति के खास दोस्त अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र छेड़ दिया। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जैसे लौंडों की दोस्ती जान की आफत, वैसे ही ट्रंप की दोस्ती है। समझ नहीं आ रहा कि यह आदमी डंकापति का दोस्त है या दुश्मन। हर दिन ये भारत की बेइज्जती कर रहा है, वो भी तब जब डंकापति हफ्ता भर पहले ही इस खास दोस्त से मिलकर वापस लौटे हैं। And $21 million for voter turnout in India. Well, why are we giving $21 million to India? They got a lot of money. They're one of the highest taxing countries in the world in terms of us. We can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India. I have a lot of respect for the Prime Minister. He just left, as you know, 2 days ago. But we're giving $21 million for voter turnout. It's voter turnout in India. संजय जारी रहे, यह तो कुछ भी नहीं है महाराज। अब तो आलम यह है कि सीधे डंकापति का यह दोस्त डंकापति को ही घेरने में लगा है। उन्हें $21 मिलियन देने का दावा कर रहा है। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. We're giving $21 million for voter turnout in India. What about us? धृतराष्ट्र कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन उनके पहले ही संजय ने नई बात छेड़ दी। ये जो ट्रंप है, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है महाराज। एक तरफ दोस्ती का दिखावा करता है, दूसरी तरफ डंकापति की छीछालेदर करता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, वो कैसे? संजय ने कहा, 3 दिन में ये आदमी 3 तरह की बातें कर चुका है। इसे दिल्ली और ढाका का अंतर तक पता नहीं है। सब हेल मेल करके डंकापति की नाक कटवाने पर उतारू है। $18 million for helping India with its elections. Why the hell
धृतराष्ट्र ने हैरान होकर पूछा, ये हर दिन इतनी सारी बकवास करता है? संजय ने कहा, बिल्कुल महाराज, ये तो बकवास कर ही रहा है। यहाँ आर्यावर्त में डंकापति के दरबारी हुड़कचुल्लुओं ने इस लपके की बात पर गदर काट दिया। सबने अपनी अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा दिए ताकि अपनी चापलूसी को डंकापति के निगाहों में असंदिग्ध साबित कर सके। इस चूहा दौड़ में सबसे आगे शर्मा जी पकौड़ी वाले रहे। उन्होंने भारत की महान जनता के कंधे पर बंदूक रखकर निर्विवाद निसंदेह घोषणा कर दी कि मोदी के खिलाफ यूएस एड के जरिए फंडिंग और साजिश की गई। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस अंदाज में कहा, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। जांच का कोई स्कोप नहीं बचता। अमेरिका से भारत में फंड आया, वोटर टर्नआउट बदलने के नाम पर आया और उसका इस्तेमाल मोदी सरकार को हटाने की साजिश के लिए किया गया। ये तो भारत की महान जनता है जिस पर इस फंडिंग से चले कैंपेन का ज्यादा असर नहीं हुआ। शर्मा जी पकौड़ी वाले अकेले नहीं थे। सिन्हा जी ब्लैक बोर्ड वाले, अर्नब जी रिपब्लिक वाले, बहन जी पब्लिक वाली और श्रीवास्तव जी ठेके वाले ने मिलकर कुकुरझौझों का पूरा वातावरण तैयार कर दिया। सबके अपने अपने गुंताड़े, अपनी अपनी उड़ान, डंकापति के खिलाफ भयानक विदेशी साजिश आदि इत्यादि। नरेंद्र मोदी को चुनाव में हरवाने की साजिशें रची जा रही थी। विदेशी चंदा खेल ये गंदा। मैं पूछना चाहती हूँ, मोदी के खिलाफ इतना बैर, इतनी नफरत क्यों? क्या इसके लिए अमेरिका में जहां वोटर टर्नआउट घट रहा था और उसको छोड़कर अमेरिकी एजेंसी यहां पैसा दे रहे हैं, जॉर्ज सोरोस यहां पैसा दे रहे हैं, दाल में कुछ काला नहीं लगता? Everything is in the open. There are Indian traitors, Mir Jafar journalists, Mir Jafar organizations gratefully salivating and taking the money from the Americans. Give me more money. Give me more money. I will sell my country. तो साफ साफ दिखने लगा है कि अमेरिका में बैठकर कोई तो था जो चाहता था कि मोदी हार जाए। अमेरिका का क्या इंटरेस्ट होगा, सोचिए, मोदी को हराने में? सीधा सीधा यही कि भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, भारत विकास कर रहा है, ये कैसे आगे जा सकता है जी, इसको नीचे करो। मोदी तो हमारी बैठ के सुनता नहीं, पहले वाले को सुना देते थे। मोदी को हटाओ, कोई अपने हिसाब का आदमी लाओ। विदेशी चंदा खेल ये गंदा। लेकिन आर्यावर्त के मीडिया को अभी और बेइज्जत होना था। भारत के खबरिया चैनलों ने जिस गोबर कुंड में डुबकी लगाई, उसमें आर्यावर्त के अखबारों ने भी जमकर छलांग लगाई, ताकि सनद रहे कि डंकापति के प्रति आस्था और चापलूसी में वो भी पीछे नहीं हैं। बाइडेन भारत में बदलना चाहते थे सरकार, चुनाव में खर्च करे $2 करोड़। ट्रंप भारत में किसी और को चुनाव जिताना चाहते थे बाइडेन। ट्रंप ने कहा, ट्रंप का दावा, भारत में किसी और का निर्वाचन कराने के लिए दिया गया धन। जब सब ने अपनी जहालत का मुजाहिरा पेश कर दिया, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की ये वाली खबर आई। इसमें बताया गया कि दरअसल वो पैसा जिसे ट्रंप भारत के वोटर टर्नआउट के खाते में बता रहे थे, वो बांग्लादेश के खाते में गया है। वहाँ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए खर्च हुआ है। यह $21 मिलियन की रकम अभी पूरा खर्च भी नहीं हुई है। देखिए इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट क्या कहती है। इंडियन एक्सप्रेस के रिकॉर्ड के मुताबिक 2022 में $21 मिलियन बांग्लादेश के लिए स्वीकृत करे गए थे, भारत के लिए नहीं। इनमें से $13 मिलियन पहले ही जनवरी 2024 के चुनावों और परियोजनाओं के लिए बांग्लादेशी छात्रों के बीच वितरित किए जा चुके हैं, जो इन चुनावों की अखंडता पर सवाल खड़े करता है। शेख हसीना के निष्कासन से 7 महीने पहले धृतराष्ट्र से अब रहा नहीं गया। उन्होंने एक सांस में बोला, ऐसे ऐसे लौंडो लपाड़ों को डंकापति ने दोस्त बना रखा है, न इनकी जुबान का भरोसा, न इनकी दोस्ती का। छोड़ो इन्हें, तुम डंकापति के शागिर्दों की कुछ बात कर रहे थे। संजय ने कहा, एक शागिर्द हो तो कहें, पहले यूएस एड वाले शागिर्दों को जान लीजिए। इधर डंकापति के दरबारी मीडिया और भोपुओं ने डंकापति को हराने की साजिश फैलाना शुरू किया। दूसरी तरफ से उन तमाम शागिर्दों की तस्वीरें सामने आने लगी जो यूएस एड के जरिए अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। सबसे आगे सिलेंड्रेला देवी नजर आई। I was a USAID ambassador to India on the WHO program for child health, and particularly close to 22 years ago, there were close to 500,000 deaths of children under the age of 5. And that program gave me a very expansive engagement with the healthcare segment. इसके अलावा भी ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आईं जिसमें डंकापति के तमाम शागिर्द यूएस एड के लाभार्थी बने नजर आए।
अब लगातार मोदी सरकार के मंत्री यूएसएड के अधिकारियों से बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। 2024 में पीयूष गोयल कि भाई 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए बैठक यूएसएड से की। ये यूएसएड से क्यों पैसे ले रहे हो साहब आप? षड्यंत्र तो यह है कि 2016 की नोटबंदी से ठीक पहले यूएसएड से कैशलेस इकोनॉमी पे समझौते नरेंद्र मोदी करते थे। तो ये डिमोनेटाइजेशन क्या अमेरिका के कहने से हुआ? किसको लाभ पहुंचा रहे थे आप इस डिमोनेटाइजेशन से? अमेरिका के हाथ की कठपुतली बने हुए थे। यूएसएड का क्या मतलब है भारत में? अगर आपको लगता है यूएसएड इतना गलत है, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री, आपके तमाम संतरी मंत्री सब इन्हीं से मिलकर बात कर रहे हैं, क्यों? यूएसएड का नाम सुन सुनकर धृतराष्ट्र को चिढ़ हो गई। उन्होंने कोई और खबर सुनाने को कहा। तब संजय को जम्बूद्वीप वाले योगीराज की याद आई। उन्होंने कहा, महाराज, योगीराज के साथ डंकापति का आंकड़ा 36 हुए अब लंबा अरसा हो गया है। जब तब दोनों में ठन जाती है। कुछ दिन पहले विधानसभा में योगीराज ने भाषा के ऊपर जबरदस्त ज्ञान दिया। और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला पर की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। योगीराज को सबसे सटीक जवाब तो लगे हाथ माता प्रसाद पांडे, नेता प्रतिपक्ष ने दे दिया। हमने कल कहा था, संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे, और यह भी कहा गया था कि ये कठपुतला पैदा करती है। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त शाह फिराक, क्या कठपुतला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे? क्या यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुतला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठपुतला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूँ। लेकिन जो जवाब डंकापति ने योगीराज को दिया, उसे सुनकर योगीराज के होश फाख्ता हो गए। साथियों, कई बार जब भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाते हैं तो हमारी भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। इन भ्रमों से दूर रहकर भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। योगीराज के मुताबिक उर्दू भाषा पढ़ने वाला मौलवी और कठमुल्ला बनता है। इस लिहाज से भगवा पहनकर मठ की मेहनतई करने वाले को आप पंडागिरी करने वाला कह सकते हैं। लेकिन मैं योगीराज की एक दूसरी बात पर ध्यान खींचना चाहता हूं। उन्होंने बड़ी साफगोई से कहा, आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। बीते 7-8 सालों से योगीराज जम्बूद्वीप में राज कर रहे हैं। इसके बावजूद उनके राज में स्कूलों की हालत इतनी बुरी है, यह सच्चाई स्वीकार करने के लिए हिम्मत तो चाहिए। एक सरकारी स्कूल है जेवर में, जहां पर योगीराज लकदक से भरपूर एक एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। उस जेवर के स्कूल की हालत आप यहां पर पढ़ सकते हैं। 7 फरवरी को जब इंडियन एक्सप्रेस ने हवाई अड्डे से 8 किलोमीटर दूर स्थित स्कूल का दौरा किया तो बिल्डिंग के 16 कमरों में से केवल 8 कमरों का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें एक कार्यालय, एक लाइब्रेरी और एक स्टाफ रूम शामिल था। अधिकारियों ने दावा किया कि स्कूल में नामांकित 626 में से केवल 150 छात्र ही उपस्थित थे, जो अधिकांश बिना यूनिफॉर्म के थे। कुछ कक्षाओं में ज्यादातर बेंच टूटी होने के कारण छात्र प्लास्टिक की चटाई पर बैठे भी दिखे। धृतराष्ट्र माथे पर हाथ रखकर संजय की बात सुन रहे थे। जाहिरन उन्हें ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। संजय उनके मिजाज को भांपकर बोले, बस एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगा महाराज। धृतराष्ट्र ने हामी भरी। संजय ने कहा, जम्बूद्वीप की यह दशा यूं ही नहीं है। यहाँ के बेसिक शिक्षा मंत्री की सामान्य पढ़ाई लिखाई का कौशल देखकर आप समझ जाएंगे कि पूरे कुएं में ही भांग घुली हुई है। मानसिक यादव, माननीय सभापति, विधायी, समाधिकारी श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024। समिति है वो, समिति विधायी समाधिकार समिति। श्रीमती का पत्र दिनांक 13/9/2024। समिति है वो, समिति।
ये जम्बूद्वीप के बेसिक शिक्षा मंत्री हैं। इनके पास डिग्री लंदन के किसी कॉलेज की है, लेकिन बेसिक हिंदी पढ़ाई लिखाई का कौशल आपके सामने है। संदीप सिंह जम्बूद्वीप के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पोते हैं। बस यही उनकी योग्यता है। धृतराष्ट्र का माथा अब और ज्यादा दुखने लगा था। वो चुपचाप उठे और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के बजट सत्र में उर्दू भाषा के इस्तेमाल का विरोध यह कहते हुए किया कि इसे पढ़कर बच्चे मौलवी और कठमुल्ला बनते हैं। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में, और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के औरतें इसको ले जाना चाहते हैं, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला बन के औरतें इसको ले जाना चाहते हैं। उर्दू को लेकर जो बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनमें से एक यह भी है कि यह कोई विदेशी भाषा है। ऐसा सोचने वाले वही लोग हैं जिनकी सारी राजनीति सांप्रदायिकता के ईंधन से संचालित होती है। उर्दू इसी देश में और खासकर इसी शहर दिल्ली में जन्मी हुई भाषा है। Urdu was born in India. Urdu was born in this very place where we are today. The language was never called Urdu. The language was always called Hindavi, Hindi or Hindustani. So the city that Shah Jahan decided to populate around the Qila was called Shah Jahanabad and later on called Sheher-e-Urdu-e-Molla or the city of the exalted camp. उर्दू की खूबसूरती की बात फिर कभी। आज तो हम सिर्फ संविधान की बात करेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल हैं, उनमें से एक उर्दू भी है। लेकिन संविधान की शपथ लेकर धड़ल्ले से संविधान की धज्जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में योगी आदित्यनाथ उड़ा सकते हैं। इन्हें मुसलमानों से दिक्कत है, इसलिए इन्होंने उर्दू भाषा को भी मुसलमानों से जोड़कर उसे नफरत के बाजार में खड़ा कर दिया है। योगी जी उर्दू भाषा को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री भारतीय भाषाओं के बीच आपसी भाईचारे पर भाषण दे रहे हैं। कई बार जब भाषा के नाम पर भेद डालने की कोशिश की जाती है, तो हमारी भाषाओं की साझी विरासत ही उसका सही जवाब देती है। इन भ्रमों से दूर रहकर भाषाओं को समृद्ध करना, उन्हें अपनाना, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। उर्दू भाषा का विरोध करते हुए योगी जी शायद भूल गए कि उर्दू पढ़ने वाला सिर्फ मौलवी नहीं बनता। उर्दू पंडित आनंद नारायण मुल्ला, रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी, कृष्ण बिहारी नूर, मुंशी प्रेमचंद, राम प्रसाद बिस्मिल, गोपीचंद नारंग, आनंद मोहन जुत्सी, गुलजार देहलवी, राजेंद्र सिंह बेदी, दुष्यंत कुमार जैसे नामचीन शायरों, कवियों और साहित्यकारों की जुबान रही है। यह विशुद्ध भारतीय जुबान है। आगे हम कुछ एक छोटे छोटे क्षेपकों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील जो हम हमेशा करते रहते हैं। पत्रकारिता से आपकी शिकायत रहती है, लेकिन इस शिकायत की जड़ में जो बात है वो है विज्ञापन पर पत्रकारिता की निर्भरता। मीडिया संस्थान विज्ञापन के पैसे के लिए सरकारों और कॉरपोरेट के ऊपर निर्भर हैं, जिसकी वजह से वो पत्रकारिता और जनहित से समझौता करते रहते हैं। न्यूज लॉन्ड्री एक प्रयास है विज्ञापन मुक्त पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म करने का। आप हमें सब्सक्राइब करें। इस क्यूआर कोड के जरिए आप अपने पसंदीदा रकम का विकल्प चुन सकते हैं। तो देर मत कीजिए और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। पहला क्षेपक दरबारी मीडिया के अंगने में तेजी से फड़फड़ा रहे एक नए दरबारी लाल एंकर की है। यह पत्रकारिता कम एकालाप प्रवचन ज्यादा करते हैं, लेकिन अदा वही हुड़क चुल्लुओं वाली। दबी जुबान से हिंदुत्व का प्रचार, मोदी की तारीफ, विपक्ष को घेरना और तर्क के नाम पर कुतर्क और व्हाटअबाउटरी। इनके प्रवचन का सार यह है कि प्रयागराज में चूंकि 45 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, इसलिए भगदड़ में मारे गए लोगों के बारे में मीडिया को सवाल पूछने का हक नहीं है। दरबारी लाल अग्निहोत्री को सुना जाए। कुंभ को आपने लावारिस समझ लिया क्या? 55 करोड़ लोग जाके वहां स्नान किए और सुरक्षित अपने घरों को गए। फड़फड़ाहट बता रही है कि नमाजी नया है, प्याज और नमाज दोनों ज्यादा पढ़ रहा है। पर कोई इन्हें बता दे कि मोदी जी के दरबारी नरक कुंड में नए चापलूसों की भर्ती बंद है, क्योंकि नरक में बहुत ठेली ठेला है। टीवी 9 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कंसल्टिंग एडिटर अग्निहोत्री जी अमूमन अपने शो में 6-7 लोगों को बिठाते हैं और फिर सबकी तरफ से खुद ही घंटे आध घंटे बोलते रहते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव आता। धन्यवाद प्रस्ताव पर 1 दिन की 2 दिन की चर्चा स्वीकृत होती। उसमें सब बोलते, माता बाबा से लेके शिवपाल से लेके और प्रधान तक। क्या
का मसला उठाते? कोई रोक रहा था? अभी भाषण नहीं होने दे, इससे लाभ हम नहीं जान पाए। मेरा सवाल ही दूसरा था, ये जितना कि आपको हंगामा करना था, ये भाषण के बाद नहीं हो सकता था? आप तो पार्लियामेंट विधानसभा नहीं जाओगे ना? चर्चा में तो बैठना पड़ेगा, बाहर से जवाब नहीं मिलेगा। हथकड़ी पहन के आओ, बेड़ी पहन के आओ, टेंट पे बैठ के आओ, समझ में बाहर जवाब नहीं मिलेगा, उसके लिए चर्चा में जाना पड़ेगा। सारे मेहमान शोपीस की तरह अलग अलग खानों में लटके उनका मुंह निहारते रहते हैं। दरबारी लाल अग्निहोत्री की एक पीड़ा ये थी कि प्रशासन ने 29 जनवरी की रात प्रयागराज में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों का आंकड़ा जारी कर दिया, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं। ऐसे कैसे नहीं मानोगे? दरबारी लाल को मनवाने के लिए ही टीवी 9 वाले लाए हैं। ये चाहते हैं कि प्रशासन जो कहे उस पर सारे लोग आंख बंद करके यकीन कर लें। मैं एक बात कहता हूं कि प्रशासन ने एक नंबर दिया, आपको वो नंबर स्वीकार्य नहीं, आप अपने रिसोर्सेज से एक नंबर कलेक्ट करा के जारी कर दीजिए, उसकी जिम्मेदारी ले लीजिए। इसमें क्या समस्या है? एक नंबर शासन ने जारी किया, एक संख्या बताई, आप कह रहे हो संख्या ठीक है, हर बार मैं देखता हूं जो भी सवाल आदमी आता कहता नंबर दो। एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, आप उस नंबर से सहमत नहीं, आप अपनी मोहल्ला कमेटी तक से कहो भाई सब लोग नंबर जुटा के दो हमको, और उस नंबर को अखिलेश जी जारी करें सत्यापित करते हुए, और उसकी जिम्मेदारी जवाबदारी ले। दरबारी लाल अग्निहोत्री को हमारी सलाह है कि वो न्यूज़ लॉन्ड्री की ये वाली खबर आंख, नाक और कान खोल कर पढ़ें। इनके एकालाप प्रवचन से तो मानो धरती हिल रही है, सरकारें बदल रही हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री की पड़ताल में भगदड़ में मरने वालों की संख्या 79 पाई गई। सरकार की तारीफ और चापलूसी के लिए अग्निहोत्री जी को हर दिन सिर्फ एक बहाना चाहिए। मसलन एक दिन ममता बनर्जी ने इन्हें बहाना मुहैया करवाया, ये कहकर कि ये महाकुंभ नहीं बल्कि मृत्यु कुंभ है। यही अग्निहोत्री जी उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन से भगदड़ में मारे गए लोगों का आंकड़ा नहीं मांगते, न ही उनसे कोई सवाल करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी वाणी पर संयम रखें, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मृत्यु कुंभ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইট তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? मैं ममता बनर्जी को सुन रहा था, वाणी संयम बचा ही नहीं। वो कह रही मृत्यु का कुंभ है, ये महाकुंभ नहीं है, ये मृत्यु का कुंभ है। कैसी भाषा बोली जा रही है? अपने पूरे भाषण रूपी प्रवचन में अग्निहोत्री जी ने व्हाटअबाउटरी की सारी हदें पार कर दी। मसलन हज पर बोलिए, ईस्टर पर बोलिए, दुनिया की हर दुर्घटना पर बोलिए, इसके बाद मेरे नवकंज लोचन के महाकुंभ पर बोलिएगा। अग्निहोत्री जी आप जैसे पुराने पके हुए पत्रकारों ने पत्रकारिता की एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया है अपना रीढ़ मुक्त चेहरा उजागर करके। पत्रकारिता की नई पीढ़ियों को लगता है कि चापलूसी से ही इस पेशे में सफल हुआ जा सकता है, यही एकमात्र जरिया है। उत्तर प्रदेश सरकार को रिकॉर्ड की पड़ी है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी को सौंपी गई एक रिपोर्ट में गंगा के पानी को बेहद गंदा पाया गया है। इसमें मानव मल के ऊपर पलने वाला ई कोलाई बैक्टीरिया सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा है। लेकिन अग्निहोत्री जी ने यह सवाल भी नहीं पूछा। उन्हें योगी जी के उस दावे पर पुख्ता यकीन है जिसके मुताबिक संगम का पानी तो पीने लायक है। आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही, यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। मेरी सलाह है कि अग्निहोत्री जी को एक लोटा संगम का पानी पिलाकर अगले 2 दिन तक उन्हें डॉक्टरी निगरानी में रखा जाना चाहिए। उम्मीद है तब शासन और प्रशासन की बातों पर इनका यकीन और बढ़ जाएगा। अगला क्षेपक केंद्र सरकार की जानिब से है। मैं अक्सर एक अनुभव सुनाता हूँ। 2 दोस्त बाजार में घूम रहे थे। एक को तेज पेशाब लगी, कहीं पेशाब करने की जगह नहीं मिली। तब दूसरे दोस्त ने सलाह दी, अपनी आंख मूंद कर कहीं भी कर लो, तुमने किसी को नहीं देखा तो समझो पूरी दुनिया ने तुमको नहीं देखा। यही हालत आज सरकार की हो गई है। प्रयागराज में भगदड़ मची, 80 के आसपास मौतें हुई। आज तक सरकार ने मरने वालों की कोई सूची जारी नहीं की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 18 लोगों की मौत हुई। सरकार ने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया है कि वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ दिखाने वाली 288 पोस्ट को डिलीट कर दे। तो दरअसल खबर यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को दिल्ली में हुई भगदड़ से जुड़े 285 वीडियो हटाने के निर्देश दिए गए।
यह खबर आपको किसी घोघा बसंत खबरिया चैनल पर नहीं दिखी होगी, दिखेगी भी नहीं, लेकिन रेल मंत्रालय और रेल मंत्री की बेशर्मी पूरी ढिठाई से जारी है। सोशल मीडिया मैनेज कर लो, मीडिया को मैनेज कर लो, इसके बाद कह सकते हो कि कोई मरा ही नहीं। अगला क्षेपक आज तक की युवा सनसनी अंजना ओम कश्यप की है। मोदी के मुद्दे पर ये इतने सुविधाजीवी बन जाती हैं कि इन्हें हाल हाल की एक आध हफ्ते पुरानी बातें भी याद नहीं रहती। और विपक्ष को गरियाना हो तो ये नेहरू से लेकर गांधी से लेकर सम्राट अशोक तक की जन्म कुंडली खोद कर निकाल लाती हैं। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के दौरान ही ये दावा मोदी जी ने किया था। भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में ही बहनों के खाते में 2,500 रुपया जमा करने का फैसला क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज तक की युवा सनसनी अंजना ओम कश्यप को यह बात याद नहीं कि मोदी जी ने ऐसा कुछ कहा भी था। मुझे जितना याद है, मैं अपनी रिसर्च टीम से भी कहूंगी, पीएम ने भ्रष्टाचार की रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट पहले कैबिनेट में कहा था। वो तो भला हो कि अंजना जी के इस सुविधाजीवी स्मृति लोप का इलाज लगे हाथ एकदम टटके एक पैनलिस्ट ने कर दिया। इस कार्यक्रम में मौजूद भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की क्या ही बात करें। इनको रंगे हाथ झूठ बोलते इतनी बार घेरा जा चुका है कि अब ये पकड़े जाते हैं तो लोग खुद शर्मा जाते हैं। ये अपनी मोटी चमड़ी का फायदा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूं, अभी पहली कैबिनेट हुई है और ये बौखलाहट और खिसियाहट कितनी जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। हमारी तो आने दीजिए भाई, अभी तो पहली कैबिनेट हुई है, कैबिनेट की बात काहे परेशान हो रहे हैं भाई। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में भी। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। यह उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ जिले के लोगों की कहानी है। ये लोग रोजगार और बेहतर भविष्य की तलाश में रूस गए थे, लेकिन वहां पर इन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए भेज दिया गया। आजमगढ़ से रूस गए ऐसे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 8 लोग अभी भी लापता हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक रूस गए कुल 16 भारतीय लापता हैं। 6 महीने लोग हम उनसे बात ना लोग करो। 16 जनवरी को गए दिल्ली से रूस, 17 को रूस पहुंच गए। हम लोग मछली की तरह तड़प रहे हैं, जिसका बच्चा गया है। Of all the known cases that have come to us, we have had 126 cases. Of these 126 cases of people who were serving in Russian armed forces or are serving in Russian armed forces, 96 people have already returned. They have been discharged. अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।